गुड मॉर्निंग गाइस। आज मैं आपको बताना चाहूँगी कल के बारे में। जो हमने कल पढ़ा था उसका एक बार समरी कर लेते हैं। पहले उसमें सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि S1 जो साउंड होते हैं वो कब प्रोड्यूस होते हैं। जब मिट्रल वॉल और ट्राइकस्पिड वॉल क्लोजर होते हैं तो कौन सी साउंड प्रोड्यूस होती है? S1 साउंड। आफ्टर S1 साउंड के बाद इजेक्शन क्लिक आता है। इन इजेक्शन क्लिक pulmonary artery and the aorta both open and 80 ml blood out from the aorta and 80 ml blood out from the pulmonary artery. After that S2 sound produced. S2 sound is also known as the dove sound. It is produced when the aorta and the pulmonary artery both are closer. Then the sound produced is called as S2 sound. After that opening snap occur. What is opening snap? In opening snap I tell about mitral wall and the tricuspid wall, both wall are open, is called as opening snap. पिछली वीडियो में मैंने आपको S3 और S4 साउंड के बारे में नहीं बताया था। आज मैं आपको डिटेल में S3 साउंड के बारे में और S4 साउंड के बारे में बताऊंगी। जो वॉल प्रेजेंट है उसे हम क्या बोलते हैं? मिट्रल वॉल। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि रूमेटिक हार्ट डिजीज़ के अंदर क्या होता है, जो भी मिट्रल वॉल होती है उसकी स्टेनोसिस हो जाती है। नॉर्मली जिसे हम देखते हैं कि चिल्ड्रंस इस कंप्लेंट के साथ आते हैं कि उन्हें रिपीटेडली सोर थ्रोट होता रहता है, और रिपीटेडली सोर थ्रोट होने की वजह से उनकी बॉडी के अंदर क्या हो जाते हैं? एंटीबॉडीज़ बन जाते हैं, और एंटीबॉडीज़ बनने की वजह से वो एंटीबॉडीज़ क्या करते हैं? डैमेज कर देते हैं वॉल ऑफ हार्ट को, और वॉल ऑफ हार्ट डैमेज होने की वजह से क्या होगा? ये मिट्रल वॉल स्टेनोसिस हो जाएगी, मिट्रल वॉल की नैरोइंग हो जाएगी। नॉर्मल जो मिट्रल वॉल का साइज़ होता है वो 4 to 6 सेंटीमीटर होता है, बट क्या होता है जब इसकी स्टेनोसिस हो जाती है, इसकी नैरोइंग हो जाती है, तो ये साइज़ जो होता है 1 सेंटीमीटर तक रह जाता है। और इतना साइज़ डिक्रीज होने के बाद क्या होता है, जो लेफ्ट एट्रियम होता है उसके अंदर बहुत ज़्यादा प्रेशर के साथ जो ब्लड है वो बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाएगा इस इन वॉल्स के ऊपर। और नॉर्मल जैसे मैंने आपको बताया कि डायस्टोल के अंदर क्या होता है, 130 ml ब्लड फीलिंग होती है, जैसे कि राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल के अंदर ईजिली फिल हो जाएगा। पर लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में मिट्रल वॉल स्टेनोसिस हो रखी है, तो ये ईजिली फिल तो होगा नहीं। इधर जो होगा, जो ब्लड होगा वो बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाएगा मिट्रल वॉल पे, और बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाने की वजह से जो वॉल ओपन होगी वो बहुत ज़्यादा लाउड साउंड के साथ ओपन होगी, जो कि जो हमें साउंड सुनाई देगी, जो मरमर साउंड होगी वो नॉइजी आएगी। किसकी वजह से? टर्बुलेंस की वजह से। उसी साउंड को हम क्या बोलेंगे? लाउड ओपनिंग स्नैप। जैसे कि नॉर्मली आप देखते हो कि आप एक डोर को नॉर्मली क्लोज कर रहे हो, नॉर्मली ओपन कर रहे हो, तो उसकी साउंड नॉर्मली सुनाई देगी हमें। बट अगर हम उससे ज़ोर से ओपन करते हैं और ज़ोर से क्लोज करते हैं तो क्या होगा? हमें जो साउंड होगी उस गेट के बंद होने की और गेट के खुलने की क्या आएगी? लाउड आएगी। उसी तरह मैं यहाँ पे ये बताना चाहती हूँ कि अगर लेफ़्ट एट्रियम के अंदर प्रेशर ज़्यादा है तो ब्लड ईजिली तो फिल होगा नहीं लेफ़्ट वेंट्रिकल के अंदर। इधर लेफ़्ट एट्रियम का जो ब्लड है वो बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाएगा मिट्रल वॉल पे, और मिट्रल वॉल जो होगी बहुत ज़्यादा लाउड साउंड के से जो भी उसका स्पेस है वो ओपनिंग हो जाएगी, और ओपनिंग होने के बाद लेफ़्ट वेंट्रिकल के अंदर ब्लड जाएगा पर उतना नहीं जाएगा। गाइस ऐसा ही एक न्यू केस मैं आपको बताऊंगी जिसके अंदर पेशेंट का जो ब्लड प्रेशर है वो हाई है। इस डायग्राम के थ्रू मैं आपको रिप्रेजेंट करना चाहती हूँ। जैसे आप देख रहे हो लेफ्ट वेंट्रिकल का साइज नॉर्मल ये वाला है, और जो ये बार वाले जो पार्ट है जो मैंने कलर कर रखा है वो मैं रिप्रेजेंट करना चाहती हूँ कि इधर लेफ्ट वेंट्रिकल की हाइपरट्रोफी हो रखी है। ये हमें किन पेशेंट्स के अंदर देखने को मिलेगी? जिनका बीपी हाई है पर उन्होंने अर्ली डायग्नोस और ट्रीटमेंट नहीं करवाया और ना उन्होंने कोई मेडिसिन ली, क्योंकि जो बीपी हाई वाले जो पेशेंट होते हैं वो ये सोचते हैं कि हम मेडिसिन के हैबिचुअल हो जाएंगे, और वो मेडिसिन से लेना स्किप करते हैं और प्रॉपर टाइम पे मेडिसिन नहीं लेते। तो ये लेफ्ट वेंट्रिकल की हाइपरट्रोफी हम किस टेस्ट के थ्रू डायग्नोस करेंगे? चेस्ट एक्सरे के थ्रू। चेस्ट एक्सरे जो टेस्ट एक्सरे के अंदर हमें क्या देखने को मिलेगा? जो पेशेंट का जो लेफ्ट वेंट्रिकल है उसका साइज बढ़ा हुआ है, तो इसके अंदर जो पेशेंट के को लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी हो रखी है उसके अंदर क्या होता है? जो पेशेंट की ऑक्सीजन डिमांड होगी वो इंक्रीज हो जाएगी, और जो कोरोनरी सप्लाई है वो नॉर्मल है। ड्यू टू बोथ मिसमैच
इन दोनों के अंदर मिसमैच होने की वजह से, मतलब ऑक्सीजन सप्लाई जो है, ऑक्सीजन की जो डिमांड है वो इंक्रीज हो रखी है और कोरोनरी जो सप्लाई है वो नॉर्मल है। तो इन दोनों के अंदर मिसमैच होने की वजह से जो पेशेंट को क्या राइज होगा, एंजाइना का पेन राइज होगा, और वो एंजाइना का पेन बहुत ही शार्प होगा। और इसके अंदर जो पेशेंट होता है उसकी, जैसे ये लेफ्ट वेंट्रिकल्स की मसल्स का साइज तो इंक्रीज हमें देखने को मिल रहा है, तो अगर मसल्स इंक्रीज हो रही हैं तो ऑक्सीजन की डिमांड तो इंक्रीज होगी, और ऑक्सीजन की डिमांड इंक्रीज हो रही है तो कोरोनरी सप्लाई तो जैसे पहले नॉर्मल थी अभी भी वैसे ही नॉर्मल है, पर मसल्स इंक्रीज है तो ऑक्सीजन डिमांड इंक्रीज हो रखी है, उस वजह से पेशेंट को क्या हो गया, एंजाइना हो गया। अब अगर पेशेंट इस लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रोफी को प्रॉपरली ट्रीट नहीं करवाते हैं तो उन्हें क्या हो सकता है, लेफ्ट एट्रियम जनरेट मोर प्रेशर, उनका जो लेफ्ट एट्रियम होगा वो भी जनरेट करेगा बहुत ज़्यादा प्रेशर को, और अगर वो प्रेशर जनरेट कर रहा है ज़्यादा नॉर्मल से, मतलब नॉर्मल से ज़्यादा कर रहा है, तो जो साउंड जनरेट होगी उसे हम किसकी वजह से साउंड जनरेट होगी, बहुत ज़्यादा टर्बुलेंस की वजह से, और उसी साउंड को हम क्या बोलेंगे, S4 साउंड, जो कि हमें बेल से सुनाई देगी, स्टेथोस्कोप के पार्ट बेल से, और लो पिच साउंड होगी। S4 साउंड जो होती है वो हमें किन पेशेंट्स के अंदर देखने को मिलती है, हाइपरटेंशन वाले पेशेंट के अंदर और ओर्टिक स्टीनोसिस वाले पेशेंट के अंदर। ओर्टिक स्टीनोसिस मीन्स जिनका यहाँ से ओर्टा नैरोइंग हो जाएगी, ओर्टा की नैरोइंग हो जाएगी, और ओर्टा की नैरोइंग होने की वजह से लेफ्ट वेंट्रिकल्स के अंदर बहुत ज़्यादा प्रेशर बढ़ने की वजह से इधर टर्बुलेंस होगी। अब उसके बाद नॉर्मल ऑप्टिमल बीपी कितना होता है, 115 अपॉन 75 mmHg होता है। अगर बीपी किसके बीच में है, 120 टू 129/80 के बीच में, तो हम उसे क्या कंसिडर करेंगे, एलिवेटेड बीपी। अब एक न्यू गाइडलाइन आई है, न्यू क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग क्या है कि जो हाइपरटेंशन है हम उसे कब कंसिडर करेंगे, जब बीपी 130/80 mmHg से अबोव होगा तो हम इसे क्या कंसिडर करेंगे, हाइपरटेंशन है। ये किसकी गाइडलाइन है, लेटेस्ट अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की गाइडलाइन है। ओल्ड गाइडलाइन क्या थी, 140/90 से 90 अगर बीपी है तो हम उसे क्या कंसिडर करते हैं, हाइपरटेंशन। बट न्यू गाइडलाइन अब वाली जो है वो क्या है, 130 से अबोव बीपी है, 130/80 mmHg से अबोव बीपी है तो हम उसे क्या कंसिडर करेंगे, हाइपरटेंशन। अगर बीपी, इफ़ बीपी 120/80 है तो हम उस पेशेंट को बताएंगे कि वो रिस्क पे है, फ्यूचर के अंदर उनको बीपी की प्रॉब्लम हो सकती है, तो उन्हें लो साल्ट इनटेक करना चाहिए, मतलब अपनी डाइट के अंदर नमक कम से कम लेना चाहिए, और पोटाशियम के जो सोर्स हैं उनको इंक्रीज़ करना चाहिए। स्मोकिंग, एल्कोहलिज्म अवॉइड करनी चाहिए, अवॉइड करना चाहिए जंक फूड, ऑयली फूड, क्योंकि ये सब हाइपरटेंशन कोज कर सकता है। तो अब ये है शॉर्ट समरी, जिसके अंदर मैं बताना चाहूँगी कि S1 साउंड कब प्रोड्यूस होती है, जब मिट्रल वॉल फर्स्टली क्लोज होती है, देन ट्राइकस्पिड वॉल क्लोजर होते हैं, तब जो साउंड प्रोड्यूस होती है उसे हम क्या बोलते हैं, S1 साउंड। उसके बाद S2 साउंड किसे बोलते हैं, जब ओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी के क्लोजर के टाइम पे जो साउंड प्रोड्यूस होते हैं उसे हम S2 साउंड बोलते हैं। पर इसमें भी क्या होता है, पहले ओर्टा की क्लोजिंग होती है, उसके बाद पल्मोनरी आर्टरी क्लोजिंग होती है। तो इसके अंदर सम मिली सेकेंड्स का जो लैग होता है वो कितनी मिली सेकेंड का होता है, 30 मिली सेकेंड का होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, स्प्लिटिंग ऑफ S2। स्प्लिटिंग ऑफ S2 हमें कहाँ सुनने को मिलती है, इसकी साइट क्या होती है, एल्ब्स पॉइंट। अब उसके बाद ये बेस्ट हियर्ड होती है इंस्पिरेशन के टाइम पे, मतलब हम मोस्टली जो फिजिशियंस होते हैं उनको नोटिस करते हैं कि वो बोलते हैं कि भाई आप अंदर सांस लो, और जोर की सांस लो और उसे अंदर रोक के रखो, तो इसका मतलब होता है कि वो क्या सुनना चाहते हैं, स्प्लिटिंग ऑफ S2 सुनना चाहते हैं। उसके बाद हमारी आती है S3 साउंड। S3 साउंड जो होती है नॉर्मली देखने को मिलती है सभी चिल्ड्रंस के अंदर, और एडल्ट्स अप टू 35 ईयर ऑफ एज के अंदर नॉर्मल है। अगर पेशेंट जो है मोर देन 35 ईयर ऑफ एज है और उसके अंदर हमें S3 साउंड सुनने को मिलती है, प्रेजेंट है, तो ये नॉर्मल इंडिकेट नहीं करता है, ये इंडिकेट करता है कि पेशेंट को क्या है, कंजस्टिव हार्ट फेल। तो जब भी वेंट्रिकल्स की डायलेशन होती है, व्हेन वेंट्रिकल्स डायलेशन अकर, तो मोर ब्लड एंटर इन द हार्ट, जब जो टर्बुलेंस होती है उसे हम क्या बोलते हैं, S3 साउंड बोलते हैं।
अब नेक्स्ट हमारी आती है S4 साउंड। S4 साउंड क्या होती है, ये एबनॉर्मल कंसिडर करते हैं हम सभी एज ग्रुप पेशेंट्स के अंदर। मेनली किन के अंदर देखने को मिलती है ये, हमें हाइपरटेंशन वाले पेशेंट को, जैसे कि मैंने पीछे एक्सप्लेन किया था कि हाइपरटेंशन वाले पेशेंट्स के अंदर S4 साउंड कैसे सुनने को मिलती है, और ऑर्टिक स्टेनोसिस वाले पेशेंट को। अब मैं नेक्स्ट आपको बताऊंगी साइट ऑफ ऑस्कल्टेशन, मतलब कहाँ कहाँ हम ये साउंड सुनते हैं, इनकी एक्चुअल लोकेशन क्या है, एक्चुअल कौन से पॉइंट पे हम सुनने को मिलती है हमें ये साउंड। तो अब इस डायग्राम के अंदर मैंने जो रिब गेज बना रखा है वो साइट ऑफ ऑस्कल्टेशन के लिए बनाया है। इसके अंदर मैंने ये बना रखा है राइट साइड और ये बना रखी है लेफ्ट साइड। तो इसके अंदर मैं आपको ये चारों लोकेशन बताना चाहती हूँ इन साउंड्स की। तो सबसे पहले मैं बताना चाहती हूँ कि ये फर्स्ट वाला जो ए पॉइंट है ये क्या डिनोट कर रहा है, ओर्टिक एरिया। ये ओर्टिक एरिया पे हमें कौन सी साउंड सुनने को मिलेगी, A2 साउंड सुनने को मिलेगी। एंड अब आप बोलने वाले हो कि वही ये जो ओर्टा है वो तो लेफ्ट साइड प्रेजेंट होता है, साउंड हमें राइट साइड क्यों सुनाई देती है, बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। जो वॉइस प्रोड्यूस होती है हार्ट वॉल से लेफ्ट साइड, वो रिफ्लेक्ट होके हमें सुनाई देती हैं राइट साइड पे, ओटी राइट साइड पे सेकेंडरी इंटरकोस्टल स्पेस पे जो ओटिक एरिया होता है उसके अंदर हमें A2 साउंड सुनाई देती है। अब उसके बाद जो सेकंड साउंड होती है हमारी, जो मैंने पॉइंट B से डिनोट कर रखी है, ये हमारी कौन सी साउंड होती है, पल्मोनिक एरिया के अंदर जो साउंड हमें सुनती है उसे हम क्या बोलते हैं, P2 साउंड। P2 साउंड जो होती है ये जब आते हैं जब पल्मोनरी आर्टरी का क्लोजर होता है। उसके बाद मैं थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस पे आपको क्या बताना चाहती हूँ कि एर्ब्स पॉइंट होता है। एर्ब्स पॉइंट पे क्या करते हैं हम, A2 और P2 को डिफ्रेंशिएट करने के लिए जो हम साउंड सुनते हैं उसे हम एर्ब्स पॉइंट, इसकी लोकेशन बताते हैं कि इस पे हम ये साउंड सुनते हैं S2 साउंड। अब उसके बाद मैं गाइज मैंने साइट ऑफ ऑस्कल्टेशन के लिए ये डायग्राम बना रखा है जिसकी हेल्प से हम समझेंगे कि कौन सी साउंड हमें कौन से रीजन के अंदर सुनाई देती है। तो ये मैंने डिवाइड कर रखी है रीजन, ये हमारा राइट साइड रीजन है और ये हमारा लेफ्ट साइड रीजन है। तो इसके अंदर सबसे पहले वाली जो मैं साउंड बताना चाहती हूँ जो A पॉइंट से डिनोट कर रहा है सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस पे, जो कि ओर्टिक एरिया है। ओर्टिक एरिया पे हमें कौन सी साउंड सुनाई देगी, A2 साउंड। A2 साउंड मीन्स ओर्टा के क्लोजर पे जो साउंड सुनाई देती है ये। अब क्वेश्चन निकल के ये आता है कि ओर्टा तो लेफ्ट साइड के अंदर प्रेजेंट होता है पर हमें साउंड राइट साइड क्यों सुनाई दे रही है, क्योंकि जो ओर्टा लेफ्ट साइड प्रेजेंट है वो साउंड तो लेफ्ट साइड जनरेट कर रहा है, बट फिजिक्स के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जो साउंड होती है वो रिफ्लेक्ट होएगी और कार्डियक मसल्स से। अब उसके बाद वो हमें सुनाई कहाँ देती है, राइट साइड पे। राइट साइड में भी हमें कहाँ सुनाई देती है, सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस पे। अब उसके बाद मैं बताना चाहती हूँ आपको जो हमारी ये लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड पे जो B पॉइंट है ये यहाँ पे हमें कौन सी साउंड सुनाई देगी, सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस पे लेफ्ट साइड में पुल्मोनिक एरिया होता है। पुल्मोनिक एरिया के अंदर हमें P2 साउंड सुनती है, पुल्मोनरी आर्टरी के क्लोजर की। अब उसके बाद थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस पे जब कोई फिजिशियन ये बोलता है कि डीप इंस्पिरेशन करो और सांस को अंदर रोक के ही रखना है, तो वो कौन सी साउंड सुनना चाहता है, स्प्लिटिंग ऑफ S2, मतलब A2 और P2 के बीच का डिफरेंस सुनना चाहता है, उन दोनों साउंड्स को डिफ्रेंशिएट करना चाहता है। तो ये कहाँ पे सुनते हैं हम, एब्स पॉइंट पे। एब्स पॉइंट कहाँ होता है, थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस पे के सबस्टर्नल बॉर्डर पे। अब उसके बाद मैं आपको बताना चाहती हूँ जो C पॉइंट है वो मेरा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इधर वाला जो एरिया होता है वो ट्राइकस्पिड एरिया होता है। ट्राइकस्पिड एरिया कहाँ प्रेजेंट होता है, फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस पे प्रेजेंट होता है, जहाँ पे हम दोनों साउंड सुन सकते हैं, बोथ S1 एंड S2। अब उसके बाद लास्ट मेरा पॉइंट आता है D। इधर सबसे पहले मैंने एक लाइन ड्रॉ करी है जिसको मैं बोलती हूँ मिड क्लेविकुलर लाइन। इससे 2 सेंटीमीटर मीडियल, मीडियल का मतलब है अंदर की तरफ। इधर हमें कौन सी साउंड, एपेक्स ऑफ हार्ट जो है, एपेक्स ऑफ हार्ट से हमें जो मेन पैल्पिटेशन, मेन जो साउंड होगी वो सुनाई देगी। अब उसके बाद जो D पॉइंट है
ये इसे मैं क्या रिप्रेजेंट करना चाहती हूँ, ये मेरा कौन सा एरिया है, मिट्रल एरिया। इन सारे एरियाज़ को लर्न करने की एक ही ट्रिक है, वो है ए से हमारा होता है APTM। तो इसके अंदर ए से हमारा होता है ओटिक एरिया। ओटिक एरिया कहाँ प्रेजेंट होता है, सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस पे, पैरास्टर्नल लाइन पे, राइट हैंड साइड। और जो पल्मोनिक एरिया होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस पे, पैरास्टर्नल लाइन पे, लेफ्ट साइड में पल्मोनिक एरिया प्रेजेंट होता है। और उसके बाद जो ट्राइकस्पिड एरिया होता है वो कहाँ होता है, फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस पे, पैरास्टर्नल लाइन पे, लेफ्ट साइड जो होता है ट्राइकस्पिड एरिया प्रेजेंट होता है। उसके बाद मिट्रल एरिया जो होता है फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस पे 2 सेंटीमीटर मीडियल होता है, ये मिड क्लेविकुलर लाइन से। उसके बाद एरब पॉइंट जो होता है वो A2P2 जो साउंड होती है जो हम सुनते हैं, स्प्लिटिंग ऑफ S2 जो होता है वो हम कब सुनते हैं, कब बेस्ट सुनाई देती है हमें, डीप इंस्पिरेशन के टाइम पे हम स्प्लिटिंग ऑफ S2 सुनते हैं, मीन्स डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं हम A2 और P2 साउंड के अंदर।